हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष सनवाल, करेंटली है थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कौन से वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली नीट 2025 के अंदर आए थे। एनसीईआरटी से एज इट इज 40 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री में आए थे नीट 2025 के अंदर। मैंने आपके लिए फिजिक्स की वीडियो बनाई थी और उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, थैंक यू। और उस पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि भैया सेम टू सेम वीडियो आप केमिस्ट्री के लिए बनाओ। तो मैं केमिस्ट्री के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन थे जो लाइन से एनसीईआरटी की एज इट इज़ उठा के आपके नीट के पेपर के अंदर दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर्स जो हैं वो एनसीईआरटी से पढ़ने हैं नीट 2026 के लिए। आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है इस वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन दिया गया है, जिसके अंदर SN2 बताया कि कौन सा फास्टर देता है। उसके बाद देता है कि आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। तो इसके अंदर देखो हमें साफ साफ दिया गया है यहाँ पे कि जो आयोडीन हेलोजन है वो SN2 रिएक्शन फास्टर देता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। और यहाँ पे इसका रीजन भी बताया गया है कि बेटर लिविंग ग्रुप क्यों है। तो ये एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है। अगर आपने ये पहले से किया होता या देखा भी होता तो आपको बस यहाँ पे टिक करना था कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके अंदर हमें एक मोनोक्लोरिनेशन का दिया हुआ है। जो कंपाउंड हमको गिवन है उसमें हमें 5 कार्बन कंपाउंड गिवन है। अब देखो देखो सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल 6.3, इसके अंदर भी क्या कहता है मोनोक्लोरिनेशन। यहाँ पे भी 5 कंपाउंड, जो यहाँ पे भी जो कंपाउंड है वो 5 कार्बन का ही है। बस इसमें डिफरेंट क्या था, यहाँ पे हमसे स्टीरियो आइसोमर भी पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर स्टीरियो आइसोमर नहीं था। लेकिन ये है कि जब आप ये क्वेश्चन करते हो तो कहीं ना कहीं आप स्टीरियो आइसोमर भी सीखते हो कि वो कैसे निकालते हैं। तो ये भी हम इसको भी कहेंगे कि ये भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था, इन दोनों में डिफरेंस नहीं था। अगर आपको पता होता कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है तो 4 स्ट्रक्चर होते हैं, वो तो आपको ऑलरेडी पता है ना, 4 है, 4 तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड भी किया है तो वो डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा, तो आपके 2 ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आप 5 या 6 पे जाओगे, और अगर उसमें भी थोड़ा सा करोगे कि स्टीरियो आइसोमर एक नहीं होता, कम से कम 2 स्टीरियो आइसोमर तो एक कंपाउंड के होंगे जिसमें 5 कार्बन के एटम है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, इसका आंसर 6 आ जाता। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें लेसगेनियर टेस्ट दिया हुआ है। ये देखो ये सेम टू सेम लेसगेनियर टेस्ट आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये कहाँ है, सम बेसिक कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेज नंबर है 284। कट कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं गया है। ये देखो सेम टू सेम 3 रिएक्शन है, यहाँ पे भी 3 रिएक्शन है। जो एक डिफरेंट रिएक्शन होती वो आपको यहाँ पे मार्क करनी थी और आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन ये वही बच्चा कर पाता जिसने यहाँ पे पहले इसको एक बार नाम को देखा हुआ है कि ये होता क्या है। कई बार इसको क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता, बच्चे भूल भी जाते हैं। तो जो बच्चा एनसीईआरटी पे अपनी पकड़ अच्छी रखता है वो 100% इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स कर सकता है और अपना टाइम बचा लेता है फिजिक्स के लिए। ऐसे ही हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा फिजिक्स के अंदर जो है वो टाइम बचे। और केमिस्ट्री में आप टाइम कैसे बचाओगे, ऐसे ही तो बचाओगे, इन्हीं क्वेश्चन से बचाओगे। इसमें चेंज क्या है, कोई चेंज नहीं है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बस आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम दिमाग लगाना है, और प्रिपरेशन के टाइम दिमाग नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। बस आपको प्रिपरेशन के टाइम इसको याद करना था, और एज इट इज़ नीट 2025 में क्वेश्चन आया, टिक मारना था और आ जाना था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि कौन सा ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा। अब ये देखो ये हाइड्रोकार्बन के पेज नंबर 311 में एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन गिवन है कि जो ब्रोमीन है वो अनसेचुरेशन साइड पे अगर हम दें तो वो डीकलराइजेशन जो है वो नहीं देता है। तो यहाँ पे भी हमको ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। अगर आपको ये लाइन पता होती तो आप सीधा टिक करते, अगर नहीं पता होती तो आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते। फिर आप याद करने की कोशिश करते कि कौन कौन से कंपाउंड ब्रोमीन वाटर नहीं देते। लेकिन अगर आपको ये लाइन पढ़ी हुई होती तो आपको याद रहता कि जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो नहीं करने वाले, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे। और ये टेस्ट है अनसेचुरेशन का, इसे हम टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन भी देते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास में भी इसको बार बार पढ़ाया जाता है, अनसेचुरेशन का टेस्ट है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमें बताया है कि डज नॉट गिव बेंजीन एज ए प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इसमें हमें बेंजीन कौन सा जो है वो बेंजीन नहीं देगा वो बताना था। तो ये फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन से पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड बेंजीन देगा। तो ये हाइड्रोकार्बन के पेज नंबर 304 पे ये रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन से हमें बेंजीन मिलता है। यहाँ पे इन्होंने बेंजीन फॉर्म भी किया हुआ है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये बेंजीन देगा। अब देखो सेकंड आता है डी कार्बोक्सिलेशन से ही बेंजीन बनता है। यहाँ पे भी बेंजीन बनाया हुआ है, ये सेम आपकी
यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे सोडा लाइम दिया है, यहाँ पे CaO है, दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, NaO कर देते हैं। तो ये आपको दिया है हाइड्रोकार्बन पेज नंबर 321 पे। अब देखो पेज नंबर 318 पे भी हमें दिया हुआ है कि रेड हॉट आयरन ट्यूब से हमें क्या मिलेगा। अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे तो हमें बेंजीन देता है, सेम कंपाउंड है। रेड आयरन हॉट ट्यूब से देंगे तो यहाँ पे बेंजीन देता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर आपको ये तीनों रिएक्शन पता होती तो आप जो ओड ऑप्शन है इसमें वो मार्क करते और सीधा आपका आंसर आ जाता। और ये जो रिएक्शन है ये भी कहाँ पे दी हुई है, अमाइन के अंदर पेज नंबर 276 पे आप जाना और ये आपको मिल जाएगी रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड NCl। यहाँ पे ये देखो N2Cl जो हमें देगा वो एरोमेटिक कंपाउंड देता है फिनोल। तो यहाँ पे आपका फिनोल बनता और ये आपका आंसर हो जाता। तो ऐसे ही इन्होंने अलग अलग जगह से कंसेप्ट उठाए और उन्हें एक जगह मिक्स कर दिया। लेकिन अगर आपकी NCERT पे पकड़ इतनी ज़्यादा है कि वो आपको कहीं से भी क्वेश्चन दें और आप उन्हें अच्छे से कर पाओगे तो एग्जामिनर आपको नहीं घुमा सकता। अगर मान लो आप में से इसको ये 3 रिएक्शन नहीं आती, बस आपको ये थर्ड वाली पता होती कि ये फिनोल देती है, तो ये आपका 1 सेकंड में बस आपको मार्क करना है कि ये फिनोल देगा, आंसर इसका खत्म यहीं पे। आगे आपको जाना ही नहीं है, दूसरे ऑप्शन ही नहीं देखने। ऐसे ही जो टॉपर्स होते हैं, लाइक मैंने भी ऐसे ही किया था, हम बस ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बड़ा गेम होता है। एक आंसर अगर आपको मिल गया तो आपको बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ने, बाकी ऑप्शंस उन क्वेश्चन में पढ़ने होते हैं, लाइक मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गया या फिर असर्शन रीजन हो गया, वहाँ पे हमें ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे ही टाइम लगता है। लेकिन जिसमें ऑप्शंस ही नहीं गिवन, आपको डायरेक्ट आंसर मार्क करना है, तो आप उसमें कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आपको अगर इसका पता रहता तो आप आसानी से कर सकते थे ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इसमें बताया कि डिक्रीजिंग एसिडिटी का ऑर्डर बताना है इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे हमें बस इंक्रीजिंग एसिडिटी जो ऑर्डर है वो इसके अंदर दिया हुआ है, बाकी ये जो पूरा है वो सेम चलता है, सेम। ये देखो सेम। अब इसके अंदर हमको क्या दिया है, CH3COH SHSCOH, तो यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ था SCOOH ClCH2COH। इसमें ऑप्शंस भी चेंज नहीं किया है। ये जो ग्रुप है ना, जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान दो। यहाँ पे SCOH, यहाँ पे COH, यहाँ पे 1 कार्बन एटम के साथ दिया है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम। तो ऐसे ही करके हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते थे अगर आपको ये पहले से पता होता। इस क्वेश्चन को, ये फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो टीचर भी क्लास में बहुत बार करवाता है। ये तो बच्चों के टिप्स पे हो जाता है, आया क्वेश्चन, क्लिक किया माइंड में, सीधा आंसर। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसी ही है, एग्जैक्ट सेम बायो जैसी है। अगर आपको याद आया तो आप 1 सेकंड के अंदर कर दोगे, और अगर आपको याद नहीं आया तो उस पर आप 5 मिनट भी वेस्ट कर सकते हो कि क्या होगा इसका आंसर। फिर आप तुक्के मारना स्टार्ट करोगे, और तुक्के मारोगे तो चांसेस हैं गलत ही होगा, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 75% चांसेस तो वहीं आ जाते हैं कि आप गलत ही क्वेश्चन करोगे। लेकिन अगर आपको याद है चीज़ें, और याद कैसे होंगी, पढ़ पढ़ के पढ़ना क्या है, NCERT। वो कौन बताएगा, वो जो अच्छे एकदम टॉप लेवल के टीचर्स होते हैं वो बस NCERT पे फोकस करते हैं, और जो बाकी अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, जो चाहते हैं भीड़ चाल चलती जाए, अगले साल भी आप उन्हीं के पास आओ, वो क्या करेंगे, वो आपको मॉड्यूल सॉल्व करवाएंगे या फिर आपको इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवा देंगे जो आपसे होंगे नहीं। आपका मोरल डाउन होगा, आगे बढ़ते बढ़ते आपका इतना डाउन हो जाएगा टेस्ट आते आते कि आप हार मान जाते हो कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं। तो वो नहीं करना है। मैं आपके लिए वीडियो इसीलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। क्वेश्चंस आते हैं प्योर NCERT से। फिजिक्स में मैंने आपको बताया कहाँ से आए, प्योर NCERT से, और JEE मेन के जो क्वेश्चंस थे PYQ वहाँ से। NCERT केमिस्ट्री के अंदर तो प्योर NCERT के ही आते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बायो जैसी है, आपको रटनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो ये भी आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर में, पेज नंबर इसका 234 है। यहाँ पे देखो सेम यहीं C6H5 MgBr, C6H5 MgBr, देन अब हम ऐड कर देंगे इसमें वाटर, देन C डबल बॉन्ड OH 6 5। ये कंपाउंड कहाँ बनता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। 100% जो है वो मार्क करना था और आपको आ जाना था बस। चीज़ें याद रहने पे आपका पेपर बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अंदर हमें बताना था कि आइडेंटिफाई द सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेशन। ये देखो सेम टू सेम रिएक्शन है, यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है। इसके अंदर हमको यहाँ पे रिएजेंट भी बताया गया है, एग्जैक्ट सेम रिएजेंट। आपको ऑप्शंस भी दूसरे देखने की तैयारी नहीं थी क्योंकि और किसी के अंदर ये है ही नहीं। 4 ऑप्शन है जिसके अंदर आपको अगर याद होता तो आप सीधा टिक करते ALH IBU, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको ये ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत नहीं थी, एलिमिनेशन से भी हो जाता अगर आपको पता है कि दूसरे ऑप्शंस के क्या रिएजेंट देंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि इसी रिएजेंट से ये बनता है तो आप सीधा मार करते और आगे।
1 सेकंड के अंदर। अगर आपको ऐसे ही है तो आप केमिस्ट्री के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन जो हैं वो लगभग 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से, अगर चीज़ें आपको याद हैं तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ हमसे पूछी थी, और ये भी जो क्वेश्चन है ये भी हमको एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ये टेबल मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। अब इसके अंदर क्या है, हमें पी के भी वैल्यू दी है, तो ये क्या आप कहोगे कि भैया पी के भी वैल्यू याद करनी है? पी के भी वैल्यू हमें याद नहीं करनी, हमें पी के भी वैल्यू याद नहीं कर ली, लेकिन ये जो है इसको हमें ऐसे लिखना है कि किसकी वैल्यू सबसे कम है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है और वो ऑर्डर याद करना है। ये अमीन्स के अंदर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 267 के अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर भी ऐड किया है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी पेज से आया है। तो आपको इसके अंदर क्या करना था, आपको इसके अंदर इसका एक ये ऑर्डर बनाना था और उस ऑर्डर के हिसाब से वो आपको याद करना था। ये वैल्यू याद नहीं करनी, वैल्यू आपसे नहीं पूछेंगे, और अगर आपको ऑर्डर याद होता तो आप इसके अंदर टिक कर सकते थे आराम से। तो जितने भी टेबल्स आपको एनसीईआरटी में गिवन है जहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो आप उनको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी में भी अरेंज कीजिए और उनको याद कर लीजिए। वैल्यूज़ याद मत कीजिए, क्योंकि हर साल ये ट्रेंड है कि जो जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो एनटीए वाले पूछते ही हैं। वैल्यूज़ नहीं पूछेंगे लेकिन वो उनका ऑर्डर ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि ये चीज़ें क्लास में क्या होता है स्किप हो जाती हैं, क्योंकि वैल्यूज़ हमें दी रहती हैं, वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, लेकिन क्लास में उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होता क्योंकि हमारे टेबल हमारे सामने है। लेकिन एग्जामिनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो डाल देता है एग्ज़ाम के अंदर। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है और वो क्वेश्चंस को गलत करता है। तो इसके अंदर आपको जितने भी एनसीईआरटी के अंदर टेबल्स हैं ऐसे, आपको क्या करना है, आपको उनमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और उनको याद करने लेना है। और ये जो टेबल्स हैं आप एनसीईआरटी से निकाल सकते हो या अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये सारे टेबल्स हैं वो अपलोड कर दूंगा, आप इनको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक कर सकते हो। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है, इसमें दो हमें स्टेटमेंट दी गई हैं। बेंजोडियम सोल्ट प्रिपेयर्ड होता है इस रिएक्शन से, उसके बाद इंसर्शन ऑफ आयोडीन बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट एंड देयरफॉर ये क्वेश्चन है। अब ये देखो ये भी दिया गया है, आपको मिल जाएगा अमीन के अंदर पेज नंबर 274। ये देखो पेज नंबर में मैं वहीं से लेके आया हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, बेंजोडियम इतना है, एनिलीन पे बनेगा एसिड इतना, एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइन है। एनटीए वाले चेंज नहीं करेंगे, ना ही वो करना चाहते हैं, वो ना ही वो करेंगे, क्योंकि अगर वो चेंज करते हैं तो क्या होता है ऑब्जेक्शंस आता है क्वेश्चन पे, कभी कभी बार आंसर गलत हो जाता है। जैसे नीट 2025 के अंदर भी एक क्वेश्चन बोनस था सिर्फ प्रिंटिंग की मिस्टेक की वजह से, तो वो क्वेश्चंस चेंज करना ही नहीं चाहते। सेम टू सेम लाइन यहाँ से उठाई लगा दी, और जो इसका रीज़न है वो भी यहाँ पे ही आयोडीन इज नॉट इजिली इंट्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे यही लिखा है कि इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज़ डिफिकल्ट। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट एज इट इज़ एनटीए वालों ने उठाई और आपके लगा दी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन देखा मैंने तो मेरे को लगा कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए बच्चे को 100% जो है एनसीईआरटी अगर उसने पढ़ी होगी तो ही वो कर पाएगा, नहीं तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता। 100% से मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो ही आप इसका आंसर दे पाते, वरना नहीं दे पाते। आपको सीधा देते थे शुगर एक्स है। अब आपको शुगर एक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए थे, क्या होता था फाउंड इन हनी। अगर आपको ये पता होता ना कि जो फ्रक्टोज है सिर्फ और सिर्फ वही शुगर ऐसी है जो हनी के अंदर पाई जाती है, आपको इन आंसर्स की जो दूसरे क्वेश्चन है उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए देखो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो डिफरेंट क्या करते हैं, वो डिफरेंट करते हैं, उनका तरीका अलग होता है। वो कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको याद करते हैं। तो जैसे मैं फ्रक्टोज को याद करता तो मैं कैसे करता, मैं सिर्फ इसकी 3 चीज़ें याद करता कि वो किस चीज़ में मिलती है, किस चीज़ में मिलते हैं। सबसे पहले हनी के अंदर मिलती है। दूसरा हमको यहाँ पे दिया था कि कौन सा शुगर है, ये कीटो शुगर है, यहाँ पे कीटो हेक्सोस है, कीटो शुगर है गिवन है। उसके बाद वो लीवोरेडिट्री है, लीवोरेडिट्री। ये 3 चीज़ें याद की, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं थी, आपका आंसर पहले ही इसके अंदर फ्रक्टोज मार्क कर देते आप। और ये अल्फ़ा और बीटा ग्रुप में है वो भी यहाँ पे दिया है। तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट बताने हैं। आप अगर याद कर रहे हो ना तो 2 ऐसी चीज़ें याद करो कि वो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं मिलेंगी। कॉमन चीज़ें याद नहीं करनी होती, जो चीज़ें डिफरेंट होती है ना आपको वहीं याद करना है। बस अगर आपको ये भी पता होना था कि शुगर कौन सी है जो हनी में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हनी में मिलती है, तो उसका अंदर फ्रुक्टस हो जाता है और आप मार्क करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। एक डाउट भी नहीं आता आपके दिमाग में कि और ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत है।
तो इसीलिए कह रहा हूँ जितने भी ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसके अंदर आप कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो, तो आप जो कंपैरिजन आपको करना है वो क्या कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है जो उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करने। मान लो दूसरी शुगर है, वो भी अल्फ़ा बीटा दे रही है, तो उसको आपको याद ही नहीं करना अल्फ़ा बीटा क्या है। अगर वो दूसरी शुगर है वो डिफरेंट कंपाउंड में मिल रही है, तो आपको वो डिफरेंट कंपाउंड्स याद करने हैं कि वो मिल किस में रही है, वो दोनों अलग होंगे। तो अगर आपके नीट 2026 में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आपको हनी नहीं देगा, वो दूसरा कंपाउंड देगा जिसमें वो शुगर मिलेगी, और आप वो क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको जो एनसीईआरटी है वो ऐसे पढ़नी होती है, उसका एक पूरा प्रॉपर तरीका होता है। और ये मैं तरीका आपको अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको स्टेप वाइज कैसे पढ़ना है नीट 2026 के लिए। और अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी बुक्स को प्रेफर करें या फिर कौन से टीचर को प्रेफर करें जो हमें सही गाइडेंस देगा, तो आप इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं एक एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करूँगा कि आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं नीट 2026 के लिए। या फिर आपको अगर एक कंप्लीट रोड मैप चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तो आप वो भी कमेंट में कर देना। जितने बच्चों के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे पहले वीडियो बनानी है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था। एसिड, विटामिन बी 12 इनकी डेफिशिएंसी बताई थी। ये हमको विटामिन ए, B1, B2, BTC, ये तो आपको बाद में जाके एमबीबीएस के अंदर भी काम आने वाला है। तो इस टेबल को तो आप जितना हो सके उतना याद करो, डेली याद करते रहा करो। ये डेली टू डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होता है। देखो ये क्वेश्चन जो है वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसमें हमसे आइसोमर्स पूछे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन करने में टाइम लगता, लेकिन एक बात बताऊँ, इस क्वेश्चन को करने में जिसने इस क्वेश्चन को पहले से ही होगा ना उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस और इससे मिलते जुलते कंपाउंड टीचर्स क्या करते हैं, वो पहले ही क्लास में लिखवा देते हैं और हम बच्चों को रटवा देते हैं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं में से आएगा। तो आप इनको याद कर लो कि इनके कितने स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, लिस्ट देते हैं, यहाँ पे एन लगा देंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे कि अगर आपके क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में तो आपको वहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रखो और आपका काम वहाँ पे हो जाएगा। ये जो होता है टॉपर्स बैच में टीचर्स ऐसे ही करवाते हैं, हमें भी करवाते थे। मुझे याद है कि इन कंपाउंड्स का एक प्रॉपर टेबल बनवाया जाता है, 3-4 टेबल बनवाते हैं कौन से कंपाउंड होते हैं। याद करो कितने देंगे। अगर क्वेश्चन में आया पहले तो चांसेस कम होते हैं कि नीट में वो ऐसा क्वेश्चन देंगे। अगर दे दिया गलती से तो आपको यहाँ पे सीधा करना है, टिक करना और आ जाना वहाँ पे सॉल्व करने, मत बैठना क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। और यही है कि टॉपर्स के आप देखोगे टाइम उनको भी इतना मिल रहा है, वो 680 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। जो नीट 2025 का टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 1 है, उसके 686 मार्क्स है, उसको भी उतना ही टाइम मिला, आपको भी उतना ही टाइम मिला। लेकिन उसने उस टाइम में मैक्सिमम स्कोर किया और आपका जो स्कोर है वो कम आया। वो क्यों आया? क्योंकि उसको टिप्स एंड ट्रिक्स पहले से पता थी कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो रेडी था। तो आपको भी ऐसे ही रेडी होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमसे वेवलेंथ का रेशो पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, टीचर्स भी कोचिंग में बहुत करवाते हैं इस क्वेश्चन को। एटॉमिक स्ट्रक्चर से है एक्सरसाइज क्वेश्चन, पेज नंबर 69 पे आप जाके वो तो देख भी सकते हो। N2 4 to N2 2 पूछा है हमसे, यहाँ पे 2 पूछे हैं, N से 2 N से 4 इनका रेशो पूछा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस इसके अंदर हमको एनर्जी और रेडियस बताना था। ये रहा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा और ये रेडियस का रहा। बस आपको याद होना था, वैल्यू पुट करते डायरेक्ट आंसर आ जाता। हल्की फुल्की कैलकुलेशन है। देखो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको टाइम वहाँ बचाना है जहाँ पे आप चीज़ें याद कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में चीज़ें याद कर सकते हो, तो वहाँ से टाइम बचाओगे और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करोगे। यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो याद है लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, तो इस क्वेश्चन में टाइम जाएगा। इसीलिए आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में टाइम बचाना है, इसीलिए चीज़ें याद करनी है। चीज़ें याद करनी है, देखनी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, चीज़ें देखते हैं, वो देख लेंगे कि हाँ ये याद है, उन्हें भी पता होगा ये चीज़ें केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से आई हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं है। तो आपको चीज़ें याद करनी है, देखनी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछा था, ये भी पेज नंबर 29 पे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा डाल्टन एटॉमिक। यहाँ पे तीनों की तीनों चीज़ें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत आसान था तीनों के तीनों, और आपको सीधा मानना था कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। 1 सेकंड का आंसर है, फिजिकल केमिस्ट्री का है लेकिन 1 सेकंड का है क्योंकि यहाँ पर याद करने वाला पोर्शन आ गया था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो
ये भी हमको दिया हुआ है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, सेम नंबर ऑफ एटम्स। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे सेम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है और यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, दोनों सेम ही तो होते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन इस टाइप का किया होता पहले, तो आपके लिए बहुत आसान होता इस क्वेश्चन को करना एग्जाम के अंदर, और आप इसको ईजिली कर पाते। बस कैलकुलेशन करनी थी और आपका काम हो जाता। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर। बच्चे क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को इग्नोर करते हैं, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंक्लूड नहीं करनी। देखो सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर आपको मैच द फॉलोइंग भी मिलते हैं, असर्शन रीजन भी मिलते हैं। तो वो जितने मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन नीट के अंदर आते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आते हैं। अभी मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं, वैल्यू तक चेंज नहीं हुई। तो मैं इसमें वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सारे चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से नहीं पढ़ने हैं, सारे करने बैठोगे तो आपका दिमाग फेडअप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप सारे कर लेते हो तो आपके नीट केमिस्ट्री के अंदर 180 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा है, थिंकिंग बढ़ती है आपकी। फिर आपके जो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर आता है, ये एडवांस लेवल का नहीं है, तो आप इसको इजीली कर पाओगे अगर आप एडवांस के क्वेश्चन कर लेते हो तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे हमसे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। ये देखो थर्मोडाइनमिक्स के पेज नंबर 166 पे दिया हुआ है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5.14। स्टैंडर्ड एल्थैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है, कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया। हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलो या उसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलो, दोनों सेम होता है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के अंदर था आपका। अगर आपने किया होता एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो आप वहाँ पे भी इसको इजीली कर सकते थे। अब ये देखो यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, और उसका हमसे केपी पूछा है। ये देखो इक्विलिब्रियम के पेज नंबर 179 पे सेम क्वेश्चन है। NaCl ये एक यहाँ पे हाइपोथेटिकल है, यहाँ पे रिएक्शन गिवन है 2NO2B पूछा गया है। यहाँ पे भी हमसे केपी पूछा गया, आंसर तक का चेंज नहीं किया, 0.33 इसका आंसर है, यहाँ पे भी 0.333। ये देखो ये सेम क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था। एनटीए वाले नहीं करेंगे भाई अलग, मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन अलग बनाएगा तो चैलेंजेस बन जाते हैं। उन्होंने क्वेश्चन नया बनाया, क्या पता वो गलत हो जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इनसे क्या पूछा है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, अंडरलाइन मार्क का। H2O का ऑक्सीडेशन नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 240 पे दिया हुआ है। अगर याद कर सकते थे तो बहुत आसान होता। सिर्फ H2O का नंबर -1 है, H2O का -1 है, इसका आंसर भी यही है, और किसी में गिवन ही नहीं है। बस आपको ये याद करना था, ऑप्शन ही नहीं देखने बाकी के, तो इससे बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है और आपका टाइम बचता फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाफ टाइम पूछा है, 99 कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कब होगा। एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज तक चेंज नहीं की, आंसर भी चेंज नहीं किया। 10 मिनट्स इसका आंसर है, 10 मिनट्स का आंसर है। हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक्वस सॉल्यूशन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये देखो एक्वस सॉल्यूशन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बिल्कुल चेंज नहीं किया, डिट्टो क्वेश्चन है। ये भी आपको कट कॉपी पेस्ट किया और दे दिया। आपको पता होता आप इजीली कर सकते थे। वो देखो यहाँ पे किया हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी इतना है, यहाँ पे यूनिट भी चेंज नहीं की। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है इतना, डिग्री चेंज नहीं की, सेम जो डिग्री है वो यूज़ की है। और आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, सेम क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री में, कुछ चेंज नहीं किया। आपको तरीका पता होता बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को करते, क्योंकि आपको बस वैल्यूज पुट करनी थी फॉर्मूला में, क्योंकि आप फॉर्मूला ऑलरेडी याद कर चुके हो क्लास के अंदर जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो वही बच्चा सेलेक्ट होता है जिसको सारी चीज़ें टिप्स पे होती हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन सेम आते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे। इसके बाद देखो लिस्ट हमें गिवन है, ये चीज़ें देखो सरफेस केमिस्ट्री से उठाया गया हुआ है। अमलगम लिक्विड लिक्विड का है, कॉपर, ये अलॉय का गिवन है। आपको दो चीज़ें पता चली, आपने मार्क की, ऑप्शन एलिमिनेशन होता, डायरेक्ट आंसर था और कुछ नहीं करना था। एनसीईआरटी से ही आया ये क्वेश्चन भी देख लो। उसके बाद क्या पूछा है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। आपको अगर पता होता कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं तो आप में बस उसको एस और पी ग्रुप के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन से, और आप इजीली इसका आंसर करते हैं। ये कहाँ दिया हुआ है, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दिया हुआ है कि एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं। बस आपको ये एनसीईआरटी की लाइन पता होती तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होती कि मेन ग्रुप के एलिमेंट्स होते कौन से। बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि कौन से ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेन ग्रुप होते हैं। तो अगर आपको पता होता तो आप यहाँ से कर सकते थे। उसके बाद देखो मैंने कही थी ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग और एसोसिएशन कहाँ से पूछता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ये रहे कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट उन्होंने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया, सीधा क्वेश्चन दे दिया। अगर जिस बच्चे ने पहले ये किया होता उसके लिए सोचो कितना आसान है इन क्वेश्चंस को करना, कितना आसान है, एक एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो वो स्टेबल होगा, एनसीईआरटी की लाइन है
केमिकल बॉन्डिंग की पेस्ट 120 पे मिल जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट यहीं पे फॉल्स होती है। आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए थी, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और ये देखो यहाँ पे ये है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ होगा तो बॉन्ड लेंथ, नहीं, गलत है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जब डिक्रीज़ होती है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ होता है। दोनों एनसीईआरटी से, देखो कुछ एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग तक के क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते। उसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा है, ये हमसे अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, वहीं ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछ लिया। ये कॉन्जुगेशन कंपाउंड जो है एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछा है। सेम क्वेश्चन है, कंपाउंड भी सेम है, ये कंपाउंड भी चेंज नहीं किए, कंपाउंड भी वहीं रखे हुए हैं, बस वही है। जो बच्चा पहले करके जाएगा वो बहुत आसानी से पेपर क्रैक कर लेगा। उसके बाद हमसे पूछा है कि मिनिमम कंडक्टेंस सॉल्यूशन, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, बिना कंपाउंड चेंज किए आपको दे दिया। वही है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, इसलिए इसके 2 आंसर बन रहे हैं। लेकिन ये भी कहाँ से उठाया है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर से उठाया है। देखो सेम है, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम। उसके बाद आते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म एक पैरामैग्नेटिक शो करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक, डी एंड एफ के ब्लॉग में दिया हुआ है, पेज नंबर 1 और 2। फिर से कह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको टिप्स पे होनी चाहिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन। जैसे बायो पढ़ते हो वैसे ही केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे फिर से कही थी ना कि मैच द टाइम कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से। हैबर्स प्रोसेस, जिगलर नाटक कैटलिस्ट, जिगलर नाटक कैटलिस्ट, 2 ऑप्शन हुए, एलिमिनेशन लगाया, आंसर आ गया। अब बताओ, क्या आपको ये पता होना चाहिए था कि वैकर्स ऑक्सीडेशन कौन सी होती है, विल्किंसन कैटलिस्ट कौन सा होता है? नहीं, दो चीज़ें एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के अंदर गिवन थी, याद की, हो गया काम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट होती है। जितने क्वेश्चंस आए थे एनसीईआरटी मैंने आपको बता दिए, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन एज इट इज़ डायरेक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से नीट 2025 के अंदर आए थे। मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड जो पी ब्लॉक के होते हैं जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाता है, एस ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, ये आपको कहाँ से करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करने हैं। और सॉल्यूशन चैप्टर्स, इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एकदम अच्छे से करना है। हर एक क्वेश्चन को करना है, जो ज़्यादा एडवांस का उसको छोड़ देना, वो नहीं आने वाला। लेकिन जो आपको लगता है कि हाँ ये आ सकता है, थोड़ा ईजी कंसेप्ट है, तो वो पक्का आएंगे। और थैंक यू यार, इस वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हो तो थैंक यू। और अगर आप इस वीडियो की जो कंप्लीट पीडीएफ है, अगर वो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर केमिस्ट्री लिख देना, तो मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। और ये जो टेबल्स हैं जहाँ से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं नीट 2025 के, नीट 2026 के अंदर जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा। आपको कमेंट के अंदर बस केमिस्ट्री लिखना है और मैं आपको ये पीडीएफ पूरी सेंड कर दूंगा। और अगर आपके और कोई क्वेरीज हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, कैसे पढ़ना है, कौन सा रिसोर्सेज होना चाहिए, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पे कोई बकवास नहीं करने वाला कि आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, अलग अलग एडवांस लेवल की बुक करने वाले की नहीं। जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट बताऊंगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा, इस साल भी एनसीईआरटी से आएगा, अगली साल भी एनसीईआरटी से आएगा। चाहे कोई भी टीचर आपको बोले कि ये करके जाओ, वो करके जाओ, नहीं, सीधा आपका फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी करोगे अच्छा रहेगा, आपके लिए चीज़ें याद रहेंगी, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्दी हो जाएंगे, फिजिक्स के लिए टाइम बचा पाओगे। एंड वंस अगेन थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस लाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लग जाता है क्वेश्चंस को देखने की, वो आए कहाँ से हैं। तो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।